होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है रमा की। रमा जो कि एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। रमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और रमा की शादी से पहले रमा की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने की वजह से वो अपनी एक अंतिम इच्छा के साथ चल बसी। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो अपने बेटे की शादी किसी अच्छे घराने में करवा सके और जाते जाते उन्होंने अपने पति से ये वचन भी लिया कि चाहे जो भी हो जाए, आप रमा की शादी एक ऐसे परिवार में करवाएंगे जहां उसे वो सारी खुशियां और वो प्यार मिल सके जो कि आज तक शायद हम उसे नहीं दे पाए, क्योंकि रमा काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। रमा के माता के देहांत के कुछ ही समय बाद रमा के लिए एक बहुत बड़े घराने से एक रिश्ता अपने आप आया और उस घराने का नाम उस गांव के आसपास के 6-7 गांवों में चला करता था, क्योंकि वो वहाँ के सबसे रईस आदमियों में से एक थे। परिवार, खानदान, लोग सब कुछ बहुत अच्छा था। पिता को भी जब इस रिश्ते के प्रस्ताव को सामने से रखा गया, पिता काफ़ी खुश हुए और उन्होंने अपने आसपास के रहने वाले, जानने वाले जो कुछ करीबी थे, उनसे इस रिश्ते के बारे में बात की। सबका यही कहना था कि परिवार और ख़ानदान काफ़ी बड़ा है, पैसे वाले लोग हैं और तो और वो काफ़ी समझदार और सुलझे हुए लोग हैं। ये सारी बातें होने के बाद रमा के पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रमा ने भी अपने पिता के हाँ करने पर कोई भी ऐतराज़ नहीं जताया। वैसे भी पहले की लड़कियां शादी को लेकर अपने माता पिता के आगे ऐसी कोई बात रखा नहीं करती थी। रमा भी काफ़ी खुश थी। तैयारियां ज़ोर शोर से चलने लगी। रमा की शादी जिस परिवार में होने वाली थी, उन लोगों ने रमा के पिता से ये कहा था कि शादी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए शादी की सारी तैयारियां, सारे खर्चे हम लोग करेंगे। हमें आपकी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। रमा के पिता के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। उन्हें तो बस अपनी बेटी की खुशियां और जो अच्छा परिवार चाहिए था, वो दोनों उन्हें मिल चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था और कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शादी का दिन भी नज़दीक आ चुका था। अब अचानक शादी से एक दिन पहले रमा के घर पर एक माता पिता आए और उन्होंने ये बताया कि वो यहाँ से तीसरे गांव में रहने वाले लोग हैं और उन्होंने उस ठाकुर परिवार के बारे में काफ़ी सारी बातें पहले रमा से कही। रमा वो सारी बातें सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो चुकी थी। रमा ये बातें कर ही रही थी, तभी अचानक पीछे से उसके पिता आ चुके थे। उन्होंने रमा के साथ जब उन दो अनजान लोगों को खड़े होकर बात करते हुए सुना, तो उन्होंने तुरंत पूछा, ये लोग कौन हैं? रमा ने सारी बातें अपने पिता को तुरंत बता दी। रमा के पिता भी वो बातें सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ये पहले लोग थे जिन्होंने सामने से आकर उस ठाकुर परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो बातें उनके सोच और समझ से काफ़ी परे थी। थोड़ी देर के लिए तो रमा के पिता को इन सारी बातों पर यकीन करने का मन ही नहीं हुआ, लेकिन बात यहाँ पर उनकी बेटी की जिंदगी और खुशी की थी। फिर पिता ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम इन चीज़ों के बारे में पता करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करने का सोच सकते हैं। सामने जो लोग खड़े थे
उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करके रमा के पिता को सारी बातें समझाने की कोशिश की और उनके जाने के बाद रमा के पिता ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से ये सारी बातें कह सुनाई और उनसे सलाह मांगी। पड़ोसियों ने उन लोगों की बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, रमा बिटिया की शादी की बात इतने समय से चल रही है, सारे लोग जानते हैं, फिर भी आज तक कभी कोई ऐसी कोई बात लेकर सामने नहीं आया और अचानक ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग सामने से आकर शादी के लिए मना कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जलन से मना करने वाली बात लग रही है। आप उनकी बातों में मत आइए, वैसे भी हम उन्हें जानते ही कितना है। और तो और अगर ऐसी कोई बात होती तो जितने लोगों से और जितने गांव में हम लोगों ने जाकर ये बातें पता की हैं, हमें कुछ भी ऐसा पता क्यों नहीं चला। तो मेरी सलाह यही है कि आप इन सारी फालतू की बातों में ना पड़कर बिटिया की शादी पर ध्यान दीजिए। और वैसे भी अब बिटिया की शादी को सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं। अब अगर बिटिया की शादी टूट जाती है तो सारे गांव में बिटिया की बहुत बदनामी होगी और ये भी हो सकता है कि इसके बाद बिटिया की शादी ना भी हो। इस वजह से ये बिल्कुल गलत होगा कि आप बिटिया की शादी ना करने का तय करें। रमा के पिता को भी ये बात कहीं ना कहीं सही ही लग रही थी, इसलिए उन्होंने अनजान लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए रमा की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी और बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। बिटिया के चले जाने के बाद पिता के मन में हर तरह की बातें अब घूम रही थीं। उन्हें कहीं न कहीं अपने बिटिया की शादी होने की खुशी थी, लेकिन उन अनजान लोगों की बातें अब पिता के मन में एक डर बना रही थी और अब उन्हें अपनी बेटी को लेकर चिंता हो रही थी। इस वजह से एक हफ्ते के अंदर ही वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल में जा पहुँचे और जब वो वहाँ पर पहुँचे, सारे लोगों ने उनकी बहुत अच्छे से आवभगत की, उनका खास तौर पे स्वागत किया। थोड़ी देर में बेटी भी सामने आ चुकी थी। बेटी के चेहरे पर उन्हें उदासी और परेशानी नज़र नहीं आ रही थी और पिता को ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई बात होती तो बिटिया चाहे जैसे भी मुझसे ये सारी बातें तो बता ही देती। उन्होंने अकेले में भी बैठकर अपनी बेटी से बात की, लेकिन बेटी ने कुछ भी गलत होने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं बाबूजी, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आती या मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मेरी सास, मेरी ननद मेरा पूरा साथ देती हैं, मुझे समझाती हैं, बताती हैं, सिखाती हैं। ये सारी बातें सुनकर अब पिता के दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। वो अब मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बेटी के घर से अलविदा हो चुके थे और उनके जाने के बाद उन्होंने बेटी से ज़्यादा मिलना और आना जाना करना बिल्कुल सही नहीं समझा। एक तो वो बड़े लोग, दूसरा बेटी के ससुराल में ऐसे बार बार आना जाना पहले अच्छा नहीं माना जाता था। इस वजह से पिता अब मन में एक तसल्ली लिए हुए अपने घर में हमेशा बेटी को याद करते हुए बैठे रहा करते थे। कुछ समय बाद रमा के पिता की तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी थी। उन्होंने बेटी के घर पर ये बात पहुंचाई कि उनकी तबीयत काफ़ी खराब है, वो रमा से मिलना चाहते हैं। तो रमा एक बार आकर अपने पिता को देखकर और मिलकर वहाँ से चली जाए। ये बात सुनकर भी काफ़ी दिनों तक पिता इंतज़ार करते रहे, लेकिन रमा उनसे मिलने के लिए नहीं आई और उसके ससुराल से ये खबर आ गई कि रमा की खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसके वजह से वो चाह कर भी इतने दूर का सफ़र अभी तय नहीं कर सकती है। पड़ोसी थे
रमा के पिता का देखभाल करने के लिए। कुछ दिनों में उनकी तबीयत सुधर चुकी थी, लेकिन उन्हें ये बात काफ़ी खटक रही थी कि उनकी बीमारी की बात सुनकर भी उनकी बेटी वहाँ उनसे मिलने, उन्हें देखने नहीं आई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन पड़ोसियों ने यही समझाया, अब वो आपकी बेटी नहीं रही है, अब वो उस घर की बहू है, उसके ऊपर उस पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से हो सकता है कि बेटी की तबीयत सच में खराब हो, जिसकी वजह से वो आ ना पाई हो। पड़ोसियों के इतना समझाने के बाद पिता ने भी मन में धैर्य रखते हुए खुद को यही समझाया कि हाँ, पड़ोसियों का कहना बिल्कुल सही है, हो सकता है इसी वजह से रमा ना आई हो। अब रमा की शादी को लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। एक दिन अचानक रमा अपने घर पर अपने पिता के पास उनसे मिलने के लिए चली आई और रमा को ऐसे अचानक अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर 2 मिनट के लिए तो पिता का दिल धक से हो गया। उनको एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट सताने लगी कि मेरे बुलाने पर भी मेरी बिटिया इतने दिनों में कभी नहीं आई, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से बिना बोले, बिना कुछ बताए ये अचानक आज ऐसे दरवाजे पर आकर खड़ी है। पिता ने बेटी को अंदर लिया और बेटी से सारा हाल चाल पूछना शुरू किया। रमा ने सब कुछ अच्छा होने का ही बताया कि घर पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपकी बीमारी की खबर सुनकर भी आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। और पिता ने ये बातें सुनकर बेटी से गले लगते हुए कहा, कोई बात नहीं बिटिया, मैं भी समझ सकता हूँ, अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरी अपनी घर गृहस्थी है जिसमें तू उलझ गई होगी, तू मुझसे मिलने चली आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और पिता और बेटी ने साथ में बैठकर काफ़ी वक्त बिताया। रमा ने अपने पिता के लिए पहले की ही तरह अच्छा खाना बनाया। दोनों पिता और बेटी ने बैठकर साथ में खाना खाया और रात में सो गए। अगले दिन सुबह जब रमा के पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा रमा घर पर नहीं थी। उन्हें लगा रमा को देर होने की वजह से शायद वो अपने ससुराल चली गई होगी, लेकिन पिता इस चीज़ से काफ़ी खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए तो आई, भले एक ही दिन के लिए। और पिता अपने रोज़मर्रा के कामों में लग चुके थे। इधर रमा जब अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी तो दरवाज़ा जब उसकी सास ने खोला, वो उसे देखकर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो काफ़ी घबरा रही थी। वो रमा से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी पूछ नहीं सकी और रमा चुपचाप अपने घर के अंदर आ चुकी थी। रमा घर के अंदर अपने कमरे में चली गई। अब सास भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में पहुंच गई और उसने हांफते हुए, डरते हुए, घबराते हुए अपनी बेटी को सारी बातें बता दी। बेटी भी ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड थी कि अचानक से रमा यहाँ पर कैसे आ चुकी है। सारे लोग धीरे धीरे इस बात से अब काफ़ी घबराने लगे। उनके घर का माहौल देखकर तो एक तरफ काफ़ी अजीब सा लग रहा था, लेकिन रमा के तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। रमा हमेशा की तरह किचन में अपना काम कर रही थी और वहाँ उसका साथ देने के लिए जो 1-2 नौकर थे, वो नौकर रमा को किचन में उस तरह से खाना बनाता हुआ देखकर काफ़ी घबरा रहे थे, क्योंकि रमा खाना बनाते वक्त किसी भी सब्जी में, दाल में खुद से हाथ डालकर उसे चला रही थी। मतलब वो चम्मच या कड़छी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो किसी भी चीज़ को हिलाने और चलाने के लिए
ऐसे उन बर्तनों में अपना हाथ डालकर घुमाती जैसे वो गैस पर रखे हुए उबलती हुई चीज़ें नहीं, नॉर्मल बनी बनाई ठंडी चीज़ें हों। और तो और ठंडी चीज़ों में भी हम इस तरीके से हाथ डालकर घुमाना या हिलाना बिल्कुल नहीं करते हैं। नौकर ये चीज़ें देखकर काफ़ी डर रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत रमा से कुछ भी बोलने की नहीं हो रही थी। रमा का पति अभी घर पर नहीं था, वो शायद किसी काम से शहर में गया हुआ था। और 2 दिन बाद रमा का पति लौटकर आ चुका था। जब वो लौटकर घर पर आया तो वो रमा से बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहा था। उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाने की बातें कर रहा था। उसकी सारी बातों का जवाब रमा नहीं दे रही थी। रमा जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, लग रहा था जैसे उसे कोई बात ना तो सुनाई दे रही है और ना ही उसे किसी भी बात से कोई फर्क पड़ रहा है। ये देखकर थोड़ी देर में उसके पति ने उसको झंझोड़कर हिलाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पति ने रमा को कंधे से हाथ लगाया, वो पूरी तरह से डर कर तुरंत पीछे की तरफ हट चुका था, क्योंकि रमा का शरीर बिल्कुल गर्म तवे की तरह तप रहा था। रमा इतनी ज़्यादा गर्म थी, लग रहा था जैसे उसे पता नहीं कितना तेज बुखार हो। और ये एहसास होते ही रमा के पति ने तुरंत फिक्र जताना शुरू कर दिया, लेकिन रमा उठकर वहाँ से बिना कुछ बोले ही चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। और उसका पति पीछे पीछे रमा के दौड़ते हुए जब कमरे से बाहर आया, तब उसने देखा रमा कहीं पर भी उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो तुरंत अपनी माँ के कमरे में पहुँच गया और उसने अपनी माँ से रमा के बारे में पूछना शुरू किया। माँ कोई भी जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। वैसे भी तुम जब से शहर गए थे वो बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी। हमें बिना बताए कहीं तो खुद ही चली गई और फिर रात में अचानक बिना बताए वापस भी आ गई। तब से उसका व्यवहार काफ़ी बदला हुआ है। हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। पति परेशान सा वहीं हॉल में बैठा हुआ अपनी पत्नी के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। और काफ़ी रात होने के बाद जब उसे लगा कि उसकी पत्नी अब वापस शायद अभी नहीं आएगी, वो उठकर अपने कमरे में चला गया। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा रमा वहीं पर अपने आईने के सामने बैठी हुई खुद के बालों में कंघी घुमा रही है। और वो जैसे जैसे अपने बालों में कंघी घुमा रही है, वैसे वैसे उसके बाल काफ़ी अजीब तरीके से लंबे और लंबे होते जा रहे हैं, जो कि सामान्य इंसानों के साथ कभी नहीं होता है। ये दृश्य देखते ही उसका पति काफ़ी डर चुका था। वो डरते हुए ही रमा को आवाज़ें देने लगा और रमा ने तुरंत अपने पति के आवाज़ को सुनते ही पीछे पलटकर देखा। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, पति अब अपनी पत्नी रमा का चेहरा देखते ही इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो ज़मीन पर गिर गया और वैसे ही गिरकर रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, तुरंत वहां पर उसकी माँ और बहन खड़ी थीं और माँ और बहन ने भी रमा का वही अजीब सा रूप देखा, जिस रूप को देखकर वो दोनों पागलों की तरह चिल्लाती हुई वहां से मुड़कर भागने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही पीछे की तरफ पलटी, उन्होंने देखा रमा अब उनके पीछे की तरफ खड़ी है और रमा ने अपने दोनों हाथों से अपनी ननद और सास को हवा में वहीं अपने पति के आंखों के सामने
टांग दिया था। वो अब अपनी सास और ननद को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी। पति बार बार रमा से गुहार कर रहा था कि वो उसकी माँ और बहन को छोड़ दे। उसके काफ़ी मिन्नतें करने के बाद रमा ने जवाब दिया, वो उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो उन्हें क्यों छोड़े, किस बात की माफ़ी दे दे उन्हें। ये बात सुनते ही पति ने अब रमा से पूरी बात जानने की इच्छा जाहिर की। वो रमा के आगे फिर से गिड़गिड़ाने लगा। रमा ने सारी बात बताना शुरू कर दी। रमा ने बताया, ये दोनों आपके सामने अलग तरीके से व्यवहार किया करती थी, लेकिन शादी के 2 साल होने के बाद भी हमारा बच्चा ना होने की वजह से ये दोनों हमेशा आपके घर से निकल जाने के बाद मुझे ताने देती, मुझे खाना नहीं देती, मुझे मारती पीटती थी। और तो और अगर आप कभी किसी काम से शहर चले जाया करते तो ये दोनों मुझे इतना मारती थी कि जैसे ये मेरी जान ही ले लेंगी। और एक दिन इन्होंने मुझे जलाकर मारने की कोशिश भी की। जब ये कोशिश कर रही थी तब मेरा पैर इन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया और मैं इनके सामने ही डॉक्टर के पास ले जाने की भीख मांगती रही। लेकिन इन्हें पता था कि मैं ऐसे में मर जाऊंगी। इन्होंने मेरे ऊपर कोई तरस नहीं खाया। और तो और मेरे मरने के बाद यहीं घर के बाहर बागीचे में रातों रात इन दोनों ने हमारे घर के इस नौकर की मदद से मेरी लाश को यहीं ज़मीन में दफना दिया और आपको कहानी सुना दी कि मैं खुद से भागकर कहीं चली गई थी। ये चाहती तो मेरी जान बचा सकती थी, लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं उस नौकर को तो पहले ही मार चुकी हूँ, अब बारी इन दोनों की है। इतना बोलकर देखते ही देखते रमा ने अपने पति के नज़रों के सामने ही अपनी सास और ननद को बहुत बुरी तरीके से मार डाला और अपने पति के सामने से वो अचानक गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पति ने सच में बागीचे में खुदाई करवाई। जब उसने खुदाई करवाई तो वहीं पर रमा की लाश ठीक उसके बताए हुए जगह पर मिली। पति ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाक्रम किया और पिता को रमा की मौत की खबर भिजवा दी। सारी चीज़ें करने के बाद अब पिता को कहीं ना कहीं उन दोनों अनजान लोगों की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद रमा के पति ने पूरी ज़िंदगी कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिताई और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अनाथालय से गोद ले लिया था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।